रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑर्गन्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है। नोज़ के अंदर हेयर भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बेसिकली हम लोग विब्रेसिए कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज इस क्लास के अंदर हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर नए हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ ही साथ जो फार्मेसी इंडिया प्लस के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जिन सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उनके साथ भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा टू गेट देयर PDFs और जो भी चीज़ें आती हैं जैसे कि नोटिफिकेशन है या अपडेट्स है आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हमको समझना है एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको समझना है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू द एनाटॉमी ऑफ लंग्स। ठीक है, आज मैं इतना ही कराऊंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद लंग वॉल्यूम्स क्या होती है, लंग कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है, रिससाइटेशन मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और करते हैं शुरुआत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, उसके ऑर्गन्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है। देखो, इतना तो हमको पता ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, या बॉडी से आपको CO2 बाहर निकालनी क्यों है ना। सबसे पहली चीज़, ऑक्सीजन आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशंस के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, जैसे क्रेब साइकिल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब सवाल ये उठता है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसी के लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है। और ATP क्यों चाहिए, ताकि आप नॉर्मल बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर सको, है ना। नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस जो होते हैं उनको आप इजीली परफॉर्म कर सके, आप यहाँ मेटाबॉलिज्म कर सको, ठीक है। नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस जैसे कि हार्ट का कंडक्शन हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो बता ही दिया मैंने, साथ ही साथ किडनी अपना प्रॉपर काम तरीके से करता रहे, आपकी बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से चलता रहे। तो ये नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस होते हैं जिन सभी के लिए हमें ATP चाहिए होता है। और ATP आया कहाँ से, ये ATP आता है इसी ऑक्सीजन की हेल्प से जो आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सहेलेशन ऑफ जो CO2 आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है। देखो, जब CO2 बनता है, ये CO2 बना कैसे, ये बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ से CO2 मिलेगा, और CO2 एक हाईली, कह सकते हैं आप लोग कि हाईली टॉक्सिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्यूमुलेट इन बॉडी, ठीक है, एक्यूमुलेट इन बॉडी। इसीलिए हम CO2 को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ये काम करता है। इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, देखो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ध्यान से देखना। अब आपको इतना तो पता होगा कि शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है नॉस्ट्रल से, ठीक है। ये नॉस्ट्रल है, नेज़ल कैविटी,
ठीक है। नेजल कैविटी के अंदर साइनसाइड्स, टर्बाइनेट्स और जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ ऑरल कैविटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेते हो, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा पीछे अगर आप आओगे, दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के थोड़ा सा नीचे वाली तरफ एपिग्लोटिस होता है जो कि ट्रैकिया को कवर करने का काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है दिस पार्ट इज नोन एज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। इसके बाद होता है ट्रैकिया, जहाँ पर ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स वगैरह ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे वाली तरफ अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है ये जो आपको दिखाई दे रही है, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो, ये जो है दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। फिर आगे वाली तरफ ये ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, डायाफ्राम, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये देखो ये पूरा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गन्स को करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब देखो नॉस्ट्रिल का काम क्या है। नॉस्ट्रिल एक मेजर पाथवे है जहाँ से हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एंटर करती हैं और बाहर निकलती हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज़ द एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर गैसेस, ठीक है, फॉर गैसेस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट होता है गैसेस का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन से मिलकर पूरा का पूरा नॉस्ट्रल बनता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं ये एक्सटर्नल लेयर्स जिनको आप लोग नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है, बेसिकली ओपनिंग्स। द विजिबल ओपनिंग्स ऑन द नोज इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स, और जो कि हेयर्स के साथ देखो आपके नोज के अंदर हेयर भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बेसिकली हम लोग विब्रेसिए कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दे आर ऑल्सो नॉन एज विब्रेसिए टू ट्रैप डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है नेजल हेयर्स का, या फिर यहाँ पर एक और चीज़ होती है म्यूकस, ठीक है। इन दोनों का प्राइमरी फंक्शन होता है, आप जो भी गैस इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो जितना भी अमाउंट आप इनहेल कर रहे हो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहती हैं उन सभी को बॉडी से बाहर निकाल फेंकना, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेयर यानी विब्रेसिए एंड म्यूकस ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ होती है नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल नॉस्ट्रिल के बिल्कुल अंदर वाली जगह है। मैं अभी ये स्ट्रक्चर तुमको दिखाऊंगी, तुमको समझ में आ जाएगा इजीली कि क्या है। इसके बाद यहाँ पर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे विच सिक्रीट सीबम, ठीक है। इसका काम होता है सीबम रिलीज करने का। फंक्शंस एज द फिल्टरिंग जोन, ये भी फिल्टरिंग जोन की तरह ही काम करेगा। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीबम है, म्यूकस है, इन सभी का एक ही काम होता है। पहली चीज़ एयर को प्यूरिफाई करना, ठीक है, और ह्यूमिडिफाई करना। These are the primary functions of you can say nasal cavity और these hair, sebum और mucous glands। आगे बढ़ते हैं। Next is nasal septum। nasal septum क्या है? देखो nasal septum होता है ये बीच वाला पार्ट जो आपके राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को डिवाइड करके चले। दिस इज द नॉस्ट्रल, ठीक है। कार्टिलेज एंड बोन स्ट्रक्चर दैट डिवाइड्स द टू बोन्स एंड ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर हमारे पास होता है नेजल मिकोसा जो कि इंटरनल नेजल कैविटी को लाइन करके रखेगा। यहाँ पर भर भर के म्यूकस ग्लैंड होते हैं एंड ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड का काम होता है म्यूकस सिक्रेट करने का, और म्यूकस का मैं काम ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक तो ये ह्यूमिडिफाई करेगा, है ना, साफ सफाई करेगा, वार्म करेगा एयर को। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए फिर है विब्रेसिए, ये मैं बता चुकी हूँ। हेयर सेल्स होते हैं जो कि वेस्टिब्यूल में ही प्रेजेंट होंगे, मैकेनिकल फिल्टर्स की तरह काम करेंगे, लार्ज पार्टिकल्स को यहीं ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। मैं एक बार डिटेल में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये है पूरा नॉस्ट्रिल, इस तरीके से दिखाया हुआ है। क्लियर? ये है वेस्टिब्यूल, यहीं पर ही आपको हेयर सेल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? ये ऑलफैक्टरी लोब भी यहाँ पर होगा। ऑलफैक्टरी रीजन जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन जो होगा वो है स्मेल का, ठीक है। यहाँ पर जो स्मेल रिसेप्टर्स आप कह सकते हैं वो यहाँ पर भर भर के होंगे जो कि आपके रूफ पे प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। और जो भी चीज़ें आप स्मेल करते हो, उसकी जो भी स्मेल आती है वो आपको इसी रीजन की वजह से आएगी। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं और बस यही है, ये पूरा रेस्पिरेटरी रीजन है। फिर इसके बाद ये जो शुरू हो जाता है, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल नहीं कहेंगे, पोस्टीरियर नेयर्स इसको कहेंगे, पोस्टीरियर ओपनिंग कहेंगे, जो पीछे वाली तरफ होती है। उसके बाद जो हवा है वो नेजोफैरिंक्स के अंदर एंटर हो जाएगी। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नॉस्ट्रल के बाद जो आता है दैट इज़ योर फेरिंग्स। फेरिंग्स और फेरिंग्स में ऑलरेडी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर करा चुकी हूँ, यहाँ भी वही बताऊंगी। वाई शेप्ड मस्कुलर पार्ट है, ये मस्कुलर रीजन है जिसका काम होता है हवा पानी, जो भी खाना वाना, जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, सब कुछ यहीं से जाएगा। तो दिस इज द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड, ठीक है, फॉर फूड एंड विंड। क्लियर, ये सब कुछ जो तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है वो सब कुछ यहीं से ही करेगा। एंड फिर इसके बाद कुछ पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि नेजोफैरिंग्स विच इज नियरर टू ट्रैकिया, फिर है ओरोफैरिंग्स नियरर टू ईसोफेगस, फिर होता है लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है, इट इज नियरर टू लैरिंग्स। यही तो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर और दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या सारी चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सा पार्ट होगा। देखो, सबसे पहला ये जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के पीछे वाली तरफ वाला जो एरिया होता है, इसी को ही हम कहेंगे नेज़ोफैरिंग्स। फिर ये हमारे पास है ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी का जो भी ओपनिंग होता है इसको हम कहेंगे ओरोफैरिंग्स। और फिर ये ट्रैकिया पूरा है, सॉरी लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नज़दीक वाला जो फैरिंग्स होता है इसको हम कहेंगे लैरिंगोफैरिंग्स या फिर हाइपोफैरिंग्स। क्लियर, तो ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं इसके, नेज़ोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? ये फैरिंग्स का भाई नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम एक जैसा है, काम बहुत अलग है। लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स के नाम से जाने जाने वाला पार्ट है, ठीक है। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वॉइस बॉक्स? स्पीच प्रोडक्शन, है ना, आवाज़ बनाने का काम होता है इसका। इसके अलावा ये सांस लेने में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। द लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस होलो स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द नेक, इसी रीजन में प्रेजेंट होता है, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर, दिखता है ये मूव करता हुआ। चलिए इसके बाद इट कनेक्ट द फैरिंग्स टू द ट्रैकिया। दिस इज द मेन, आप कह सकते हैं, लोकेशन ऑफ लैरिंग्स, जो कि फैरिंग्स को ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रीदिंग, वॉइस प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन द एयरवेज ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब आप खाना खाते हैं तो आपके ट्रैकिया को ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ये स्पीच भी बना रहा है, और ये सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प भी कर रहा है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। इसके बाद क्या क्या सारी चीज़ें हैं देख लो। वॉइस प्रोडक्शन करेगा वॉइस कॉर्ड की हेल्प से, पैसेज फॉर एयर, ठीक है, बता दिया मैंने। फूड एंट्री को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया के अंदर, और कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर पॉइंट, यानी जब आपको खांसी आती है तो जो मेन पार्ट ट्रिगर होता है खांसी की वजह से, दैट इज द लैरिंग्स। क्लियर, देखो आप इमेजिन करो कि अगर खांसी को ये ट्रिगर ना करता या इसका कोई लेना देना ना होता, तो जब आप खांस रहे होते उस समय पर आप बोल भी सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। ये हैं सारे पार्ट्स। ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स में ऊपर वाला पार्ट एपिग्लोटिस, जो कि कवर करके रखेगा ट्रैकिया को, विच इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना, एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ट्रैकिया को ऊपर से ऐसे ढक्कन की तरह कवर करके रखता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होगा खाने के हर एक पार्टिकल को अगर कोई इसमें एंटर करना चाहेगा तो उसको प्रिवेंट कर देना। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ एपिग्लोटिस। इसके बाद सुप्रा एपिग्लोटिस, जो नीचे वाला पार्ट है, फिर ग्लोटिस, जिसको आप वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं, एंड फिर होता है सब ग्लोटिस, जो नीचे वाला पार्ट है। क्लियर, ये सारे पार्ट्स होंगे। ये है ट्रैकिया, ये देखो, और पीछे वाला होता है, दिस इज द ईसोफेगस, छोटा सा पाइप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकिया, विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, जहाँ से आप सांस लेते हैं
और सांस छोड़ते हैं, उसी को ही विंड पाइप कहते हैं और उसी को ही हम ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप। क्या मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, मेन कंडक्टिंग जोन और पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, अभी स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखाऊंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो एंटर भी हो रही है, वो बाहर भी निकल रही है, इसी के साथ साथ यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन भी होगा, यहाँ पर प्योरिफिकेशन भी होगा, और बस ये सारी चीज़ें होती हैं आपके ट्रैकिया के अंदर। यहाँ पर इसको वार्म भी किया जाता है, एयर को, इनहेल्ड एयर को, तो यहाँ सारी चीज़ें हो रही होंगी। एंड इट इज़ कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, और इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो है कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट कोलैप्सिंग। क्यों कोलैप्सिंग क्यों हो सकती है, क्योंकि पूरी उम्र की बात है, ठीक है, एक दो दिन की बात नहीं है, सालों की चीज़ें हैं ये वाली, और आपकी पूरी बॉडी सालों काम करती है, ठीक है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी होती है, जैसे ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग्स, देखो मान लीजिए ये मेरे पास सीधा सीधा सा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स ऐसे इसको पकड़ के रखती है। क्यों पकड़ के रखेगी, ताकि ये अपनी जगह पर बना रहे, और अगर ये कोलैप्स होना चाहे तो वो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया है, ये है आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग और ये है ट्रैकिया, समझ में आया। इसी तरीके से पूरे ट्रैकिया पर ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ता रहेगा भाई, प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो कोलैप्स हो सकता है ना, इसीलिए कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर पकड़ लगा देते हैं, जिसको आप कार्टिलेजिनस रिंग्स कहेंगे। इसके बाद लेंथ एंड लोकेशन और सारी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है अडल्ट के अंदर, 2.5 सेंटीमीटर का ये इसकी विड्थ होती है, ठीक है, अडल्ट की बात हो रही है। फिर इसके बाद कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, C6 से शुरू होता है, यानी 6th सर्वाइकल वर्टिब्री से, 6th सर्वाइकल वर्टिब्री से शुरू होता है, और T5 तक यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक ये जाएगा, 5th थोरेसिक वर्टिब्री। उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है दो मेन पार्ट्स में, जिसको आप ब्रोंकाई कहते हैं, मैं आगे बनाकर दिखाऊंगी आपको। क्लियर, कितनी वॉल लेयर्स होती है, 4 वॉल लेयर्स होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कार्टिलेज और एडवेंटिशिया, ठीक है। सबसे पहले है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है सबसे अंदर वाली लेयर है, और यहाँ पर सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि सीलिया यहाँ पर होंगे, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और ये सब कुछ होगा। सीलिया का काम क्या है, पार्टिकल्स को मूव करना, हवा को अंदर जाना, पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेना, डस्ट वगैरह को, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे। सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह, ग्लैंड्स वगैरह होंगे। कार्टिलेज वही है, 16 to 20 सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट कोलैप्स। एंड देन है सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको आप एडवेंटिशिया कहते हैं, आउटरमोस्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर इसको चिपकाने का काम होता है इसका, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स एंड लेंथ एंड लोकेशन एंड ट्रैकियल वॉल लेयर्स, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर तुमको बनाकर दिखा दिया मैंने, वैसे ही होता है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की बात कर लेते हैं। देखो क्या है ये, दे आर द फर्दर डिविजन। पहले ब्रोंकाई में बता देती हूँ कि ब्रोंकाई क्या है, ठीक है। तो ब्रोंकाई में आपको क्या याद रखना है, फर्दर डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है कंडक्ट एयर फ्रॉम ट्रैकिया टू लंग्स, यही तो काम होगा। इसी के बाद आती है ब्रोंक्यूल्स,
ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई का फर्दर क्लासिफिकेशन है या डिवीजन है, फर्दर डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई का ही फर्दर डिवीजन है ये, और इनका काम होता है कंडक्ट एयर फ्रॉम ब्रोंकाई टू एल्वियोलाई, ठीक है, ये काम होता है इसका। और ये होती है दो प्रकार की, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्शरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी। मैं स्ट्रक्चर एक बार तुमको बनाकर दिखा देती हूँ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का, तो यहीं पर तुमको क्लियर हो भी जाएगा कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये हमारे पास है ट्रैकिया, सीधा सीधा सा स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद ये आगे की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, और ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है। इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है, ये लो, इसी तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो गया है लेकिन तुम इमेजिन तो कर ही लोगे। फिर यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होंगे। ये एल्वियोलाई है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, सवाल पूछा जा सकता है कि जो ट्रैकिया है वो कौन से वर्टिब्री या कौन से पार्ट में आकर ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, तो याद रखिएगा ट्रैकिया ब्रोंकाई में T5 पे आकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक पर वो आकर डिवाइड हो जाएगा दोनों मेन पार्ट्स में। अब ये तो हमारे पास है, ये मैं नेमिंग कर देती हूँ, दिस इज ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद वाला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला पार्ट, उसको हम नाम देते हैं ये टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ये है टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल लीड्स टू एल्वियोलाई, ठीक है, यहीं पर प्रेजेंट होती है हमारे पास ऐसे बलून शेप्ड एल्वियोलाई, कुछ इस तरीके से ये होती है एल्वियोलाई, ठीक है। तो दीज आर दी एल्वियोलाई। चलो, अब मैं आपको एल्वियोलाई के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है। चलो देखो, एल्वियोलाई इज दी एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस इन लंग्स, मेन एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस इन लंग्स, ठीक है। हमारे टोटल लंग्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतनी नहीं होती है, मिलियन एल्वियोलाई, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं ये, दिखाई नहीं देती हैं ऐसे, ठीक है। 200 to 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेन एक्सचेंज साइट भी यही है, मेन एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस, कहीं ना कहीं से तो एक्सचेंज होता ही होगा ना, CO2 तुम्हारी बॉडी से बाहर और जो ये O2 है तुम्हारी बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई में होता है। इसी के साथ ही साथ ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अभी मैंने स्ट्रक्चर तुमको दिखाया, ये प्रेजेंट होती है एट दी टर्मिनल एंड ऑफ, टर्मिनल ends of tertiary bronchi, sorry tertiary bronchioles, tertiary bronchioles balloon like structure होगा और बहुत ही ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर तुमको बनाकर दिखा दूँ। मान लीजिए कि ये ऐसे आ रही है टर्शरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। टर्शरी ब्रोंक्यूल के ही एंड पर अभी अभी बताया मैंने बलून लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये है आपके पास एल्वियोलाई, क्लियर। हर एक एल्वियोलाई के बाहर से गुजरती है कैपिलरी, ऐसे, ये है हमारे पास ब्लड कैपिलरी,
ब्लड कैपिलरी का प्राइमरी फंक्शन होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, सबका एक्सचेंज। यहाँ पर किसका एक्सचेंज होगा? गैसेस का। तो क्या होगा, इधर से CO2 तुम्हारी पूरी बॉडी से आ रहा होगा, तो CO2 तो यहाँ चला जाएगा और जो ऑक्सीजन तुम लोगों ने इनहेल किया है वो इधर आ जाएगा। इसकी मदद से ऑक्सीजन फिर बाहर, मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। CO2 को आप यहाँ से यहाँ एक्सहेल कर दोगे, है ना, ये हो जाएगा एक्सहेल। वो आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे होता है, लेकिन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? अब सब कुछ बता देती हूँ मैं कि क्या है। एक एल्वियोलाई को एल्वियोलस कहा जाता है, एक पूरे ग्रुप को एल्वियोलाई कहा जाता है। सिंगुलर फॉर्म जो होती है दैट इज एल्वियोलस। ठीक है, किससे बना हुआ होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, तभी आप इजीली इसे एक्सचेंज कर पाते हो। कहीं भी याद रखना, कहीं भी अगर आपको ऐसा फंक्शन समझ में आ रहा है कि वो चीज़ों का एक्सचेंज कर रहा है, जैसे कैपिलरी है, जैसे ये है, ठीक है, तो इन सभी के अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होगा और कुछ नहीं होगा। दो तरीके की सेल्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वेरी थिन फॉर इजीली डिफ्यूजन, यानी गैसेस के एक्सचेंज के लिए। टाइप 2 जो होती है ये है न्यूमोसाइट्स। ठीक है, ये उनको आप लोग न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं और इनका काम होता है सरफेक्टेंट रिलीज करने का। सरफेक्टेंट जो होगा ये बेसिकली सरफेस टेंशन कम करता है, एल्वियोलर कोलैप्स को प्रिवेंट करता है, ये काम होगा जो ये सरफेक्टेंट होता है। फिर ये मैं बता देती हूँ, लिपिड प्रोटीन सब्सटेंस है, एल्वियोलाई को ओपन रखेगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और ये सारी चीज़ें हैं प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, ये काम होगा। टाइप 2 एल्वियोलर सेल से रिलीज होता है विच आर ऑल्सो नोन एज न्यूमोसाइट, याद रखना। फिर है कैपिलरी नेटवर्क जो कि सबके बाहर प्रेजेंट होता है। हर एक एल्वियोलाई के बाहर कैपिलरीज का एक गुच्छा प्रेजेंट होगा जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा जो एक्सचेंज वाला पार्ट है वो प्ले कर रहे होंगे। साइड वेयर ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड एंड CO2 लीव्स ब्लड, जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है। ठीक है, फिर आते हैं आज के सेशन के लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा लंग्स, फेफड़े। ठीक है, चलो लंग्स क्या है, मतलब लंग्स क्या चीज़ है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, इतना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया अब तक लग ही गया होगा कि जो लंग्स है दे आर बेसिकली पेयर्ड ऑर्गन्स जो कि हमारे थोरेसिक एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये मैं थोड़ी चीज़ें लिख देती हूँ। पेयर्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन थोरेसिक एरिया या थोरेसिक कैविटी, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास रिब केज प्रेजेंट होता है। रिब केज प्रोटेक्ट लंग्स। रिब केज क्या होगा? रिब केज जो है ये रिब्स, स्टर्नम यानी ब्रेस्टबोन, और तीसरा थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है इनसे मिलकर बनेगा, और इसका काम होता है एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना लेना ताकि आपके लंग्स, आपके थोरेसिक एरिया के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब कुछ प्रोटेक्टेड रहे, मेनली लंग्स और हार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है यहाँ पर, यहीं पर आपके पास एल्वियोलाई होगी, यहीं पर कैपिलरीज वगैरह होती हैं, यहीं पर बेसिकली एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी रोल प्ले करते हैं इन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो प्राइमरी रोल इन जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, ये हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि जब तक तुम प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनाओगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं होगा। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनेगा, कैसे होता है, वो तो मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतनी ही चीज़ें याद रखिए। सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि राइट लंग लेफ्ट लंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और सब कुछ। ठीक है, चलो राइट लंग की अगर बात की जाए तो 3 मेजर लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। स्ट्रक्चर जब दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 फिशर हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक होते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी मान लीजिए मैं राइट लंग बना रही हूँ तो 2 फिशर तो होंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे, और एक होता है ऑब्लिक ऐसे। ठीक है, फिशर यानी कट।
स्लाइटली वाइडर एंड शॉर्टर ड्यू टू लिवर पुशिंग अप, इसके नीचे की तरफ लिवर होता है, इसीलिए याद रखना कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा और थोड़ा वाइड होगा, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा मीन्स थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है, ऐसे याद रखो। लेफ्ट लंग की बात की जाए तो एक तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोब्स होंगे, सुपीरियर एंड इंफीरियर। रीजन है फिशर, फिशर एक ही होता है, ऑब्लिक फिशर, यानी कुछ इस तरीके से, बस ऐसे होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली पतला होता है और लंबा होता है। पतला क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्डियक नोच, हार्ट का मोहल्ला, ठीक है, कार्डियक नोच जहाँ पर हार्ट रहता है, ठीक है, उसी को जगह देने के लिए जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा पतला होगा, थोड़ा सा लंबा होता है। क्लियर? कवरिंग की बात कर लेते हैं। तो जो दोनों लंग्स है वो कवर्ड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसका नाम है प्लूरा, ठीक है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है विसरल प्लूरा जो कि बाहर वाली तरफ, अंदर वाली तरफ प्रेजेंट होंगी, और पेराइटल प्लूरा जो बाहर वाली तरफ होगी। स्ट्रक्चर अभी बनाकर दिखाऊंगी। और इनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन वगैरह कम करेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली सांस ले रहे हो, है ना, सांस लोगे तो तुम्हारे लंग्स का एरिया बढ़ेगा, एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो आसपास के जो ऑर्गन्स है वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, उसको कम करने के लिए ये जो प्लूरल फ्लूइड है, कैविटी है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो कैसे होगा, मान लीजिए ये मेरे पास लंग्स है, दोनों लंग्स के बाहर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, बाहर वाली लेयर विसरल, उल्टा बोलती है मैंने, बाहर वाली लेयर पेराइटल होती है और अंदर वाली लेयर होती है विसरल, ठीक है। इन दोनों के बीच में खाली जगह है, ये जो पूरी खाली जगह है, यहाँ पर ये जो फील्ड है दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई गई हैं, फिशर्स वगैरह सब कुछ ध्यान से देखना। देखो ट्रैकिया, इसके बाद कार्टी, ये सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ लंग्स पर ध्यान दीजिए। ये जो लंग्स है तुम देख पा रहे होंगे, इसके अंदर 3 लोब्स है। कैसे? एक तो सबसे ऊपर वाला अपर लोब, ठीक है, इसके बाद है ये वाला बीच वाला पार्ट और इसको कहते हैं लोअर लोब, ठीक है। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं आपके राइट लंग में। और लेफ्ट लंग के अंदर बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। एक तो होता है अपर लोब, दूसरा होता है लोअर लोब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कट होगा, एक ही फिशर होगा, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये तुमको कार्डियक नोच दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कार्डियक नोच, यहीं पर आपका हार्ट प्रेजेंट होगा। दिखाई दे रहा होगा ना कि यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, ये किसकी वजह से? कार्डियक नोच की वजह से। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास लंग्स का। आई होप यहाँ तक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। एंड मैंने सारी चीज़ें बेसिकली फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बात करी है, मेन ऑर्गन्स के, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, कैसे आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।